लगता है देन दैट्स ग्रेट। दोस्तों कांग्रेचुलेशन सबको कि बाजार 21,000 आ चुका है। 1000 से 21,000 के इस सफर में दोस्तों कई कठिन समय आए थे, पर किस प्रकार से दोस्तों भारतीय बाजार 21,000 पहुंचे, कौन से फैक्टर्स यहाँ पे अहम रोल प्ले करते हैं, इनके ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे। क्योंकि पास्ट जो देखेंगे तो फ्यूचर को प्रॉपर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। आने वाले समय में बाजार में क्या कठिनाइयां आ सकती है, ये हमको पास्ट से पता चल सकती है। क्या दोस्तों पॉलिटिक्स एक अहम रोल प्ले करता है? ये जरूर एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन हम पॉलिटिक्स पे भी कुछ बात करेंगे जिससे हम पहले क्या हुआ उस पे कुछ झलक कर सके। तो रेडी हो दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों हम जो खुश खबर है उसको देख लेते हैं कि चलो कैसे 1000 से 21,000 बाजार पहुंचा। पर ये 1000 से 21,000 मतलब ये कुछ मैथमेटिक्स से नहीं पहुंचता है कि 1000 से 2000 इतने टाइम में, तो 2 से 3 इतने टाइम में, तो 3 से 4 इतने टाइम में। नो दोस्तों, वो समय की इकोनॉमिक कंडीशन, ग्लोबल कंडीशन पे डिपेंड होता है बाजार कितनी रफ्तार से चले या बाजार ना चले। ये किस पे डिपेंड है? डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। आप देख सकते हो 1000 से 2000 आने में दोस्तों 2000 दिन लगे थे, 2036 डेज। उसी प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों 6 से 7,000 आने में भी दोस्तों 7 साल लगे थे, 1600 दिन। तो ऐसे कई समय थे जहां पे अगला पड़ाव पार करने में कई बरस बीते थे। दोस्तों ठीक बात है, 6 से 7,000 आने में अगर 7 साल बीते तो इसमें डोमेस्टिक से ज्यादा दोस्तों ग्लोबल मार्केट अफेक्टेड था। लेकिन 1000 से 2000 आने में अगर दोस्तों 9 साल बीते तो यहां पे क्या डोमेस्टिक मार्केट अफेक्ट किया था? चलो दोस्तों इन चीजों पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कैसे पिछले कुछ समय में नए नए बेंचमार्क आते जा रहे, तो वो क्यों आ रहे, राइट। तो इन चीजों पे बात करने के लिए दोनों चीज जरूरी है दोस्तों। एक निफ्टी की जो बढ़त है वो कैसे हुई, कब हुई और कब कितने दिन लगे, राइट। इसको हम और एक पैरामीटर से भी देख सकते हैं, क्योंकि हजार तो चलो बहुत नजदीक हो गया। क्या मैंने 1000 से 5000 का डेटा दिया है कि पहले 5000 निफ्टी को आने में 2963 डेज लगे थे। उसी प्रकार से दोस्तों 5 से 10,000 आने में और 2400 दिन लगे। पिछले दोनों 5-5 हजार के निफ्टी के पॉइंट दोस्तों 800-600 पॉइंट में कवर हुए, राइट। ये करने में जिसका रोल है दोस्तों वो होता है ईपीएस, निफ्टी का ईपीएस। दोस्तों निफ्टी यानी भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी को दोस्तों ये रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे बड़ी कंपनी यानी करीबन दोस्तों 50 to 65% का पूरे के पूरे बाजार में इनका दोस्तों एक स्टेक रहता है। तो जो हम निफ्टी की बढ़त देखते हैं वो इसलिए होती है क्योंकि कंपनी जो होती है ये तब होती है जब कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाए। जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं दोस्तों, इन्वेस्टर्स की अर्निंग बढ़ जाती है, उनकी डिविडेंड यील्ड बढ़ती है, उनकी बुक वैल्यू बढ़ती है। तो बाजार को चलाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है अर्निंग और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ अर्निंग। अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस धुंधले लगते हैं तो दोस्तों बाजार गिरता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टर और अर्निंग को ब्रॉड करते लगे तो दोस्तों बाजार चलता है। आप देख सकते हो जब निफ्टी 1000 था तब निफ्टी का ईपीएस 60 था। अगर निफ्टी का ईपीएस 60 से 208 आया तो बाजार भी 1000 से 5000 आया। ये सीधे सीधा अर्निंग के साथ चलता जा रहा है दोस्तों। यही अर्निंग ईपीएस 208 टू 389 हुआ, बाजार भी 5 से 10 हुआ दोस्तों। यही 389 922 हुआ, बाजार आपका 10 से 20,000 हुआ दोस्तों। जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती जा रही है, ये वही निफ्टी है जो एक जमाने में खाली 60 रुपीज की अर्निंग देता था। यानी मैंने निफ्टी अगर एक लिया हुआ है, मेरी अर्निंग कितनी 60। आज वही निफ्टी अगर मेरे पास पड़ा है तो दोस्तों वो 20 गुना हो गया 20,000, और साथ में मेरी अर्निंग 922 रुपया हो गई। यानी मेरी एनुअल अर्निंग हम कह सकते करीबन दोस्तों 15 गुना जितनी बढ़ी। तो अर्निंग बढ़ी दोस्तों, उसकी इफेक्ट दोस्तों, उसका रिफ्लेक्शन आपके निफ्टी पे आया। तो ये तो सीधा हम गिन सकते हैं अभी निफ्टी 25,000 कब आएगा। जैसे निफ्टी 21,000 आया, चलो नेक्स्ट 2-3 ईयर में 25,000 खट 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 गिन सकते हैं ना कैलकुलेटिव। पर दोस्तों क्या सही में ऐसे गिनना चाहिए? क्या पास्ट में भी ऐसे ही चला है कि हम बोल दे 2 साल में इतना और उतना आ जाए? हरगिज नहीं दोस्तों। बाजार को कई अलग अलग फैक्टर दोस्तों इफेक्ट करते हैं। अगर हम सीधे सीधा बोले बाजार इतने टाइम में इतना आया है तो इतने में इतना आएगा, बिल्कुल गलत हो सकता है। तो फिर दोस्तों बाजार को चलाता कौन है? अर्निंग तो चलाती है, पर वो अर्निंग को बढ़ाती और घटाती कौन है दोस्तों? वो कौन से फैक्टर है जो होने से अर्निंग बढ़ती है आपकी कंट्री की कंपनीज की, वो हो नहीं होने से आपके कंट्री के कंपनीज की अर्निंग घटती है। अर्निंग घटती है दोस्तों, बाजार गिरता है। तो वो फैक्टर को जरूर देखने चाहिए, राइट।
मैंने कुछ फैक्टर यहाँ पे हाईलाइट किए हुए, तो आप अपने फैक्टर लिख सकते हो, राइट। हो सकता है आपके कोई फैक्टर हो जो मैंने मिस कर दी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बताया वही सब सत्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कुछ यूनिवर्सल जो सारी कंट्रीज पे लागू होते हैं, ऐसे कुछ 12 मैंने फैक्टर दिए हैं। आपके अलग हो सकते हैं, दैट्स ग्रेट, राइट। लेकिन आप मेरे को बताओ दोस्तों, क्या एजुकेशन का महत्व है? अगर एजुकेशन बढ़ता है, लिटरेसी रेट बढ़ता है, तो लिटरेसी रेट बढ़ने से भी क्या आपके कंट्रीज, आपके जोन की अर्निंग बढ़ती है? अ वेल एजुकेटेड वर्कफोर्स इज क्रूशियल फॉर इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। सही बात है कि गलत बात? दोस्तों, भारत हाईली प्रोडक्टिव कब था? जब भारत लिटरेट था और जब भारत दुनिया को ज्ञान देता था। दोस्तों, जब हम गुलाम हुए, लिटरेसी हमारे हमसे छीन ली गई थी और लिटरेसी रेट हमारा बिल्कुल डाउन था, तो देखो हमारा प्रोडक्टिविटी भी डाउन था। यही वो काल था जब हमने इनोवेशन दुनिया को नहीं दी। हमने दुनिया को इनोवेशन कब दिए? जब लिटरेसी का भारत में बोलबाला था। तो यस दोस्तों, एजुकेशन रोल प्ले करता है। एजुकेशन होने से दोस्तों इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी को बढ़त मिलती है और वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़त देता है। दोस्तों, वो देश, वो कंट्रीज, वो स्टेट, वो सिटीज जो एजुकेशन पे निवेश करती है, उनको दोस्तों लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट। सेकंड दोस्तों, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी दोस्तों आपके राज्य, आपके देश, आपकी सिटी के अर्निंग को बढ़ा सकता है? दोस्तों, वो लिटरेसी काम की, क्या मैं बड़ा लिटरेट हूं पर मेरे वहां पे कोई इंफ्रा ही नहीं है, मेरे को वही धक्के खाने पड़ते हैं, वही भीड़ में जाना पड़ता है, दैट्स नॉट ग्रेट। अच्छा, इंफ्रा नहीं है, अस्पताल नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, मुझे मेरी फैमिली से मिलने जाना है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, राइट, सो दैट्स नॉट ग्रेट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपको लगता है दोस्तों कि एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी दोस्तों अच्छा रहेगा? कि मेरे राज्य में यार बिजली तो 10 घंटे होती नहीं है, राइट। कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एनहेंस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। हरगिज दोस्तों कोई दो राय नहीं है, ये दोनों चीजों का बड़ा महत्व है। पर ये दोनों चीज बढ़ाने पे स्टैंप कौन लगाता है? कौन तय करता है यस चलो इधर ये डेवलपमेंट करेंगे, चलो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे? दोस्तों, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती नहीं है तो क्या इन चीजों पे इन्वेस्ट होता है? दोस्तों, अगर मेरे राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गुड गवर्नेंस नहीं है, खाली खाई की होती है, तो क्या मैं ग्रोथ की उम्मीद कर सकता हूं? क्या मेरे राज्य की बड़ी कंपनीज, क्या मेरे राज्य के पॉपुलेशन की अर्निंग ईज रहेगी, बढ़ेगी? अब बिग क्वेश्चन दोस्तों, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड इफेक्टिव गवर्नेंस कंट्रीब्यूट्स टू इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आखिर दोस्तों, जॉब क्रिएट कौन करेगा? जॉब थोड़ी ना सरकार क्रिएट करेगी, जॉब तो क्रिएट करेंगे एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स के लिए दोस्तों सही पॉलिसीज। दोस्तों, ऐसा हमने पास्ट में भी देखा हुआ है कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे देश में नहीं थी, उस समय ग्रोथ भी नहीं होता था, राइट। आपको बार बार अलग अलग कौभांड की बातें नजर आएगी। क्यों होता है ऐसा? दोस्तों, अगर मेरे राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो कुछ हद तक दोस्तों उसके जिम्मेदार हम भी तो होते हैं, राइट और रॉन्ग? एक वोट आने वाले समय के दिशा बदल सकता है कि नहीं बदल सकता, अपने शहर की, अपने स्टेट की, अपने देश की? 100% फ्रेंड्स, दिस थर्ड पॉइंट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जरूरी है। एम्ब्रेसिंग एंड इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन ड्राइव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स एंड फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जैसे जैसे दोस्तों जमाना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आधारित होता जा रहा है, आने वाले समय में कई जॉब्स टेक्नोलॉजी आधारित होगी दोस्तों, राइट। ओपन एंड फ्री मार्केट, जो दोस्तों एक समय पे भारत में नहीं था। जब ये नहीं था तब लोगों को मनचाही प्रोडक्ट्स नहीं मिलती थी, तब एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता था, जॉब करने वालों को जॉब नहीं मिलती थी। जैसे ओपन और फ्री मार्केट पॉलिसीज हुई दोस्तों, कस्टमर इज द किंग हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप बाहर निकल के आई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दोस्तों। कंट्रीज विद ओपन एंड फ्री मार्केट टेंड टू अट्रैक्ट more foreign investment and encourage healthy competition which can stimulate economic growth, right? इसके अलावा और कौन से फैक्टर है जो मेरे देश की कंपनीज की अर्निंग को बढ़ा सकते हैं? यू कैन नोट डाउन, बताइए मेरे को, राइट। कुछ और पॉइंट भी मैं लिखूं यहाँ पे। क्या एक्सेस टू कैपिटल एक पॉइंट हो सकता है? दोस्तों, बिजनेस मुझे करने हैं, बिजनेस करने के लिए प्रॉपर मुझे फंडिंग अवेलेबल ही नहीं हो पाता है। दोस्तों, अभी भी हमारा जो एडवांसेस है
वो जीडीपी का आधा है। दोस्तों डेवलप कंट्री में अगर हम एडवांसेस देखें तो जीडीपी जितने हैं उससे ज्यादा होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि पैसे इससे दोस्तों अवेलेबल होते हैं। अभी आरबीआई की मीटिंग में गवर्नर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई क्रेडिट मंथली 17 लाख करोड़ को पार हो रही। तो 17 लाख करोड़ मतलब कि यस ये साल हम देख सकते हैं कि हो सकता है क्रेडिट 200 लाख करोड़ पार हो जाए, तो ये इंडिया के लिए एक रिकॉर्ड होगा दोस्तों। तो ये क्या बताता है कि क्रेडिट अवेलेबल भी है, क्रेडिट लोग ले भी रहे, बिजनेसेस ले रहे दोस्तों, ये लेंगे, एक्सपांड करेंगे दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट। सो वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम that provides easy access to capital for businesses and entrepreneurs is essential for economic development। दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेस जरूरी है। दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज का होना, तो एक पहली बात ये भी है कि वो हमारे स्टेट या कंट्री को एक अच्छी इनकम दे सकता है। से कई देश है जो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से आगे बढ़े, पर ये भी तो हो सकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी मेरा स्टेट आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? वही दोस्तों वोट का पावर, राइट। फिर उसको प्रॉपर यूज करना होगा ताकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट न जाए, राइट। नेशंस और स्टेट with abundant and well managed natural resources can benefit from them as a source of income and economic development. But proper management is crucial for sustainability, right? Trade policies जरूरी है दोस्तों, good trade policies. Engaging in international trades can boost a country's economic growth by expanding market access and promoting specializations. बराबर, ये कुछ पॉइंट मैंने नोट डाउन किए और आपके ध्यान में हो आप रेज कर सकते हो। और भी 2-3 पॉइंट है दोस्तों। सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन, पॉलिसीज दैट प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन कैन लीड टू अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दोस्तों सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन अगर प्रॉपर ना हो तो भी दोस्तों दीवारें खड़ी हो जाती है, राइट। इनोवेशन एंड रिसर्च, फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इन रिसर्च and development fosters innovations which can drive economic growth। दोस्तों innovations yes economic growth को drive करते हैं by creating new industries and improving existing ones। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में कई फिनटेक आई जिनके पास अच्छे सॉल्यूशंस थे लोगों तक एडवांसेस पहुंचाने के। ऐसे में दोस्तों कुछ फिनटेक चीटिंग भी कर रहे थे। आरबीआई ने क्या बताया, अगर हम उनको बंद करा देंगे तो इनोवेशन भी नहीं रहेगा क्योंकि कुछ फिनटेक बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो दोनों तरफ से बैलेंस देखना जरूरी है। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, राइट। हमने यूपीआई जैसी चीज कहां पहले देखी थी, अ वंडरफुल इनोवेशन जिसने और अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर दिया। दोस्तों जोमेटो स्विगी जो इंडस्ट्री में डील करता है, फूड एट होम, क्या ये इंडस्ट्री आपने पहले देखी थी? मैप माई इंडिया जो बिजनेस में डील करता है, क्या ये इंडस्ट्री आपने पहले देखी थी? आज स्पेस में और डिफेंस में जो काम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, राइट। सो दिस ऑल थिंग्स आर नेसेसरी और नॉट। दोस्तों ये चीजें दोस्तों हमें इंपोर्ट से बचाती और लोकल मेक इन इंडिया पे दोस्तों जोर देती है। इनके अलावा और 2 पॉइंट, हाँ रह गए 2 पॉइंट। एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस ये एनवायरमेंटल के लिए भी जरूरी है, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। हेल्थ केयर एकदम जरूरी, कोविड में देखा ना कैसा हो गया था। सो हेल्दी पॉपुलेशन इज अ प्रोडक्टिव वर्क। एडिक्वेट हेल्थ केयर सिस्टम्स कंट्रीब्यूट टू इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब पॉइंट है कि नहीं है दोस्तों बराबर? तो वोट देने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि नहीं कि हम खाली गाजर गाजर देखें कि हमको शॉर्ट टर्म क्या फायदा हो रहा है, कि लॉन्ग टर्म क्या हमारी सरकार कमिटेड है ऐसी चीज करने के लिए जो सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकती है, राइट। इसके साथ दोस्तों लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैंने लास्ट इसलिए रखा है क्योंकि सारी कंट्री को लागू नहीं पड़ता है, पर इंडिया उससे अफेक्टेड था, है ना, पहले बहुत अफेक्टेड था। टेररिज्म, राइट, भारत और कुछ कंट्री इससे अफेक्टेड है। तो ये जितना ज्यादा होता है उतनी इकोनॉमी हमारी नीचे आती। टेररिज्म एक्ट कैन कॉज रिपल इफेक्ट थ्रू द इकोनॉमी दैट हैव नेगेटिव इफेक्ट्स। The most obvious is the direct economic destruction of property and life। ये दोनों चीजें को तो दोस्तों ये तबाह करते हैं। बनने में 2-2, 3-3 साल लगते हैं, इनको तोड़ने में तो 2 दिन नहीं लगते। So terrorism indirect affect the economy by creating market uncertainty। टूरिज्म को दोस्तों ये तबाह करते हैं। जब लोग बाहर निकलने में घबराएंगे, लोग वहां जाने में घबराएंगे तो टूरिज्म तो आना ही नहीं है।
आपकी कंट्री की इंश्योरेंस की कंपनीज की क्लेम बढ़ा देते हैं ये लोग, राइट। तो टेररिज्म भी एक ऐसी चीज है जो अपने अर्निंग्स को नीचे लाती है दोस्तों, राइट। ये सब चीजों पे अगर काम होते हैं तो यस आपकी कंट्री लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार है, बराबर कि नहीं दोस्तों। सो द फैक्टर्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीस फैक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एंड द सक्सेस ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी often depend on a holistic approach that considers multiple elements simultaneously, बराबर कि नहीं दोस्तों। अब इनमें से कई फैक्टर तो हम बहुत बार कवर करते हैं। देखो पॉलिटिकल एक कंट्रोवर्शियल चीज होने से बहुत ज्यादा कवर नहीं करते, लेकिन आज थोड़ा कवर करते हैं, बराबर है। हम पॉलिटिक्स पे दोस्तों आज बात करते हैं कि अब तक पॉलिटिक्स में क्या हुआ, पॉलिटिक्स हिस्ट्री इन इंडिया। चलो देखें इससे निफ्टी पे क्या इफेक्ट पड़ी, अर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ी। तो शुरुआत किधर से करनी चाहिए दोस्तों, हम आजाद हुए तब, बराबर, क्योंकि आजादी से पहले तो क्या अर्निंग थी, कुछ भी नहीं, अपनी इंडियन कंपनी को काम करने के मौके ही नहीं थे। इनफैक्ट जैसे हर एक देश में दोस्तों लोकल कंपनीज को फायदे होते, वैसे अपने यहाँ पे लोकल कंपनीज को आजादी से पहले टैक्सेशन थे खुद के देश में काम करने के लिए। तो दोस्तों हम आजाद हुए 1947 में, और उसके बाद जो 1952 का जो हमारा इलेक्शन हुआ उसमें 489 में से 364 सीट्स के साथ कांग्रेस जीत के आई, और ये एक बड़ी बढ़त थी, एक अच्छी सीट थी इनके पास, एकदम क्लियर मेजोरिटी के साथ कांग्रेस आई। जवाहरलाल नेहरू उसमें प्राइम मिनिस्टर बने। 1957 अगेन दोस्तों बढ़िया सीट्स, क्लियर मेजोरिटी, 381 सीट फ्रॉम 494, जवाहरलाल नेहरू। थर्ड टर्म 1962 कांग्रेस वॉन 361 सीट्स, क्लियर मेजोरिटी आउट ऑफ 494 सीट्स। भयंकर बड़ा है, जबरदस्त जीत, कंटिन्यू हैट्रिक, 16 साल 286 डे का कार्यकाल रहा जवाहरलाल नेहरू। पर इनके बाद क्या, इनके बाद दोस्तों एक टेम्पररी बेस पे गुलजारी लाल नंदा जी को बिठाया गया 13 दिन के लिए। फिर अपॉइंट हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, 1 ईयर 216 डेज खाली इनका कार्यकाल रहा, फिर इनकी हुई डेथ। बड़ा अच्छा नाम था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का। फिर आए वापस से अगेन उसी 13 दिन के लिए गुलजारी लाल एल नंदा, और फिर अपॉइंट किया गया डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने भी नेहरू जी की तरह ही लंबा शासन किया, राइट। तो ये पूरा समय कांग्रेस का राज रहा। 1971 के इलेक्शन में अगेन इंदिरा गांधी जी को भी वही प्यार मिला जो जवाहरलाल नेहरू जी को मिला। 352 सीट्स क्लियर मेजोरिटी 518 में से इंदिरा गांधी जी को मिली, और इंदिरा गांधी जी 11 ईयर 59 डेज तक इसी प्रकार से कंटिन्यू मोड पे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर रहे। पर दोस्तों इसी समय पे दोस्तों एक काला दाग लगा था दोस्तों भारत, इमरजेंसी के रूप में। दोस्तों 21 महीने की इमरजेंसी ला दी थी इंदिरा जी ने 1975 टू 77 के बीच, जिसके तहत दोस्तों जो ऑपोजिशन में जयप्रकाश नारायण जी थे, मुरारजी देसाई, अडवाणी जी, ये सब दोस्तों अरेस्ट कर लिए गए थे। तो इमरजेंसी का काल को दोस्तों बड़ा बुरा माना जाता है, और यही इमरजेंसी के कारण जो देश ने उस समय महसूस किया, उसके बाद के इलेक्शन दोस्तों अच्छे नहीं रहे। दोस्तों जीडीपी पे आप इफेक्ट देखो, टोटल इतने समय की आजादी से लेके 1977 तक की, तो दुनिया ये टाइम पे दोस्तों 10% ग्रोथ से बढ़ रही थी, डबल डिजिट ग्रोथ दुनिया का था, और कई छोटे छोटे कंट्रीज थे दोस्तों जो बढ़िया ग्रोथ कर रहे थे, कई हमारे साथ भी आजाद हुए थे, बढ़िया कर रहे थे दोस्तों। ये समय पे हम देखें तो चाइना इंडिया दोनों दोस्तों अंडर परफॉर्मर थे, वर्ल्ड के ग्रोथ से 30% कम दोस्तों इंडिया का ग्रोथ था। तो ये समय हमारे लिए हम बेहद ये नहीं कह सकते कि अच्छा समय था, ये समय दोस्तों शाइनिंग टाइम था दोस्तों जापान के लिए, लेकिन जापान दोस्तों वो समय पे भी शाइन कर रहा था। इसी चीज की वजह से दोस्तों जब उसके बाद के इलेक्शन आए, इमरजेंसी लोग भूले नहीं थे, 1977 में जनता पार्टी रूल में आए, मुरारजी देसाई दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की तरह उभर के आए, पर लंबा समय दोस्तों इनका प्राइम मिनिस्टरशिप टिक नहीं सका। खाली 2 इयर्स 126 डेज दोस्तों मुरारजी देसाई का शासन रहा, और फिर दोस्तों आए चरण सिंह, अगेन दोस्तों 170 डेज के लिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जनता पार्टी थी, पर जनता पार्टी खुद दोस्तों मिली जुली थी, कई अलग अलग दोस्तों दल जो नाराज थे या कहीं ऑपोजिशन में थे, उन लोगों से बना था उस समय का जनता पार्टी। तो जब बहुत से लोग मिलके जब करते हैं, तब ये भी होता है कि लोगों के विचार भी एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, तो इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और यही चीज हमने दोस्तों यहाँ पे देखी। तो अब तक हमने 2 शासन देखे,
लंबा समय कांग्रेस का शासन, एक छोटा सा शासन दोस्तों हमने जनता पार्टी का भी देखा। इस समय क्या हुआ दोस्तों 1977 टू 80 में हालांकि वर्ल्ड दोस्तों जबरदस्त 16% से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो वो टाइम पे इंडिया का भी ग्रोथ दोस्तों 15% रहा। दोस्तों वर्ल्ड के थोड़ा करीब ही ग्रोथ था, पर जो पूरा अंडर परफॉर्मेंस था हमें ये नोट करना चाहिए कि यहाँ पे पूरा अंडर परफॉर्मेंस नहीं था, राइट। पर फिर क्या दोस्तों, जब सरकार बैलेंस नहीं थी, आपको दो दो प्रधानमंत्री बदलने पड़े, तो अगली बार के इलेक्शन 1980 के जो हुए उसमें जबरदस्त सीट लेके आए इंदिरा गांधी जी। और ये थी दोस्तों 353 सीट्स आउट ऑफ 529, जो पिछली बार जो इंदिरा गांधी जी जीत के आए थे 352 सीट, उनसे भी एक सीट दोस्तों ज्यादा थी। इस बार दोस्तों इनका शासन 4 साल 4 ईयर 291 डेज का दोस्तों रहा। फिर इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद दोस्तों राजीव गांधी बने प्राइम मिनिस्टर। 1984 के इलेक्शन में दोस्तों प्रचंड बहुमत 414, ह्यूज 414 सीट्स आउट ऑफ 541, तो क्लियर दोस्तों बहुमत के साथ आए और राजीव गांधी जी ने 5 ईयर 32 डेज तक दोस्तों शासन किया। दोस्तों 1989 में अगेन कांग्रेस 197 सीट, लेकिन इस बार 529 में, जो कि काफी कम सीट्स थी पिछली बार के मुकाबले। वीपी सिंह दोस्तों 343 डेज के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री बने, जो कि एक रॉयल फैमिली से आने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने बोफोर्स कांड के बाद दोस्तों रेजिग्नेशन दे दिया दोस्तों। पर यही वो समय था जब रुबैया सैयद, जो कि होम मिनिस्टर की बेटी थी, उनको किडनैप कर लिया था कश्मीर के अलगतावादी लोगों ने, और उन्होंने 5 उनके नेता को रिहाई करवाया इनके बदले, जिसकी नेगेटिव इंपैक्ट दोस्तों छवि पे जरूर इनके पड़ी जस्ट फॉर 223 डेज। पर दोस्तों यही वो दौर था जब दोस्तों मूडीज ने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया था। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने अपना असिस्टेंट स्टॉप कर दिया था, कोई भी फंडिंग देने को इनकार कर दिया था, और हाई रिस्क पे है भारत, ये उन्होंने तब बताया था। और जो गोल्ड हमको जो मोर्टगेज करना पड़ा दोस्तों, ये भी इसी समय का दौर था। इसी वजह से जो अर्ली इलेक्शंस आपके 1991 के देखे, उसमें अगेन कांग्रेस दोस्तों बहुमत लेके आया 244 आउट ऑफ 543 सीट्स। और पीवी नरसिम्हा राव जी दोस्तों जब बने प्राइम मिनिस्टर, हालांकि ये बैठे कांटे की गद्दी पे, क्योंकि इनसे पहले जो कुछ अलग अलग व्यक्तियों ने काम किए थे, जिससे देश पूरा जो खड्डे में चला गया था, उसको बाहर निकलने की जिम्मेदारी पीवी नरसिम्हा राव जी के सर पे आके पड़ी। दोस्तों ये कह सकते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, पहले लोगों ने इतना मजा किया दोस्तों, अब मैं पीएम बना हूं और मैं कांटों पे बैठा हूं। ये चैलेंजेस नरसिम्हा राव जी ने एक्सेप्ट किए, जो बड़ी अच्छी बात थी। मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, इनके साथ मिलके आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने जो हमें नॉर्म्स दिए कि इसी प्रकार से चलोगे, ये करोगे, तभी देश दोस्तों आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो भारत में नहीं था, कुछ ही लोगों के हाथ में बिजनेस था, सबको बिजनेस करने का लाइसेंस नहीं था, हर एक चीज सरकार करती थी, तो नौकरी भी सरकारी देगी। दोस्तों यही वो टाइम था जब लोगों को सिर्फ रेलवे, पोस्ट, बीएसएनएल की नौकरी से ही लगता था कि यस, अगर वो नौकरी लगी है तो जिंदगी संवर गई, नहीं तो और कोई नौकरियां तो होती नहीं थी दोस्तों। इन्हीं के समय जो प्राइवेटाइजेशन आया और आज प्राइवेट सेक्टर्स ने कमाल का काम किया, कमाल की एम्प्लॉयबिलिटी की दोस्तों। सो यस, ये कह सकते थे कि बड़े मुश्किल दौर के लिए मुझे भगवान आपने चुना, पर दोस्तों आज भारत पीवी नरसिम्हा राव जी को याद करता है, क्योंकि उस मुश्किल समय पे ये थे। दोस्तों बड़ा प्रश्न है कि ऐसा भारत में पहले क्या हुआ था कि भारत का सारा रिजर्व खाली हो गया था, भारत के पास कुछ भी बचा नहीं था। सो वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर ऑफ 1991, 1991 से पहले का समय दोस्तों बिल्कुल ग्रोथ के लिए नहीं था। भारत को सही आजादी 1947 में नहीं, 1991 में मिली, जब भारत लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन को छोड़ दिया। और इसके बाद दोस्तों भारत की रफ्तार शुरू हुई। ये वो टाइम था जब आधे से ज्यादा भारत दोस्तों बिलो पॉवर्टी लाइन था। ये वो टाइम था जब दुनिया के गरीबों को भारत कंट्रीब्यूट करता था। वर्ल्ड के आधे से ज्यादा गरीब इंडिया के होते थे, क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिसीज। बट पोस्ट 1991 दोस्तों भारत की रफ्तार जो निकली, भारत ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। India's globalization angle of the reform that implemented the IMF policies to risk the almost bankrupt nation from economic collapse। और यस दोस्तों, हम वहां से निकले तो कैसे निकले? हम दोस्तों वहां से निकले और आज वर्ल्ड नंबर 1 की ओर दोस्तों प्रस्थान कर रहे हैं। ये दोस्तों जो चार्ट है,
ये आपका 1996 तक का चार्ट है दोस्तों। आप देख सकते हो वर्ल्ड 7% से उस समय बढ़ रही थी। चाइना भी जो एक समय पे दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब को कंट्रीब्यूट कर गरीबी के लिए कंट्रीब्यूटर था, वो निकल गया आगे, भारत रह गया पीछे। क्योंकि हमने ये कदम जो लिए 1991 में, चाइना ने हमसे 20 साल पहले ली, जापान ने हमसे 50 साल पहले लिए। जो दोस्तों पहले पॉलिसीज को लेके आया वो पहले आगे बढ़ा। तो ये पूरे समय पे दोस्तों इंडिया वाज नोन एज अंडर परफॉर्मर एंड ऑल अदर कंट्रीज वर ग्रोइंग। पर जो 1991 में जो नींव रखी गई, उसकी इफेक्ट 1996 के बाद दोस्तों दिखने लगी। दोस्तों 1996 में पहली बार पावर में आया बीजेपी, पर दोस्तों सीट्स इनके पास थी नहीं अच्छी। 161 यानी मिली जुली सरकार, अगेन इसे हम कहेंगे स्पष्ट बहुमति बिल्कुल नहीं। तो हुआ क्या दोस्तों, 16 दिन की रही खाली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और फिर ये सरकार गिरी और एच डी देवगौड़ा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया दिया गया। ये भी दोस्तों 324 डेज। अगेन इंदर कुमार गुजराल फॉर 322 डेज। दोस्तों जब भी आपकी सरकार एक एक साल के लिए बनेगी दोस्तों, क्या ये सरकार ग्रोथ दे पाएगी दोस्तों? नहीं दोस्तों, बहुमति बहुत जरूरी होती है दोस्तों। और यही बहुमति भारत ने 1998 में बीजेपी सरकार को पहली बार दी। 188 क्लियर बहुमति नहीं थी दोस्तों, यहां पे भी सपोर्ट की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये 50% नहीं है। तो 1999 में वापस इलेक्शन करना पड़ा अगेन, लेकिन 182 सीट्स, और इस बार क्लियर निकल गए अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने इस बार दोस्तों 6 ईयर 64 डेज तक शासन किया। और दोस्तों यही वो समय था जब भारत का निफ्टी का बेंचमार्क 2000 पहली बार पहुंचा। 1000 से 2000 पहुंचने में पता चला क्यों इतना लंबा समय लगा दोस्तों, राइट फ्रेंड्स? फिर क्या हुआ दोस्तों, 1996 से 2004 का ये डेटा आपके सामने है दोस्तों। ये समय पे वर्ल्ड के सामने चैलेंजेस आने लगे। वर्ल्ड का ग्रोथ खाली 4% हो गया, तो दुनिया बढ़ नहीं रही थी, खाली 4% से बढ़ रही थी। ये समय पे दोस्तों चाइना 11% से बढ़ रहा था, डबल डिजिट ग्रोथ, दैट वाज ग्रेट ग्रोथ, क्योंकि इन्होंने कदम काफी पहले उठा लिए। पर अब भारत को देख सकते हो दोस्तों, ये पहला ऐसा दौर था पॉलिटिक्स का जो समय पे दुनिया से 2x ग्रोथ दोस्तों भारत ने किया। तो हम जरूर ये कह सकते हैं 1991 की यहाँ पे इफेक्ट दोस्तों। 1991 पे जो नींव रखी गई दोस्तों, उसके बाद भारत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, सही में दोस्तों अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर। हम यंग कंट्री 1991 में थे, पर ग्रो नहीं कर रहे थे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं था। हम यंग कंट्री ये समय पे थे, ग्रो करने लगे क्योंकि अब पोटेंशियल था, राइट? देन व्हाट, 2004 वापस मिली जुली सरकार, कांग्रेस आई, पर स्पष्ट बहुमति नहीं थी, 145 543 में से। तो मिक्स सरकार, जब मिक्स सरकार होती है दोस्तों, भाजपा की हो कांग्रेस की हो, पर ऐसे समय पे कॉम्प्रोमाइज भी बहुत होते हैं। और आप देखोगे ज्यादातर जो कौभांड जो होते हैं वो भी कौन से समय पे होते हैं, जब आपको सबको मिक्स करना पड़ता है, राइट? 2004 145, 2009 में भी दोस्तों 206, ये भी स्पष्ट बहुमति नहीं थी। पर ये सरकार दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, जो कि 1991 में जब नरसिम्हा राव ने जब नींव रखी तब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो बड़ा अच्छा अनुभव था। 10 साल 4 दिन तक इन्होंने शासन किया दोस्तों। और इस समय हमने निफ्टी बेंचमार्क 3000 7000 पहुंचते भी देखा। इसी समय दोस्तों जीडीपी जो ऑलरेडी हमारी गति में आ चुकी थी, 1991 से पहले हमने कभी आउट परफॉर्म नहीं किया, हम अंडर परफॉर्म करते थे। 1991 के बाद हमारा आउट परफॉर्मेंस शुरू हुआ, और ये दूसरा पॉलिटिकल काल हम कहेंगे, जहां पे निफ्टी 6% से बढ़ी। चाइना तो यार मानना पड़ेगा 18%, राइट? तो चाइना की तो पकड़ मजबूत होती जा रही थी, ये लोग एक्सपोर्ट में माहिर हो गए दोस्तों इतने समय में। चाइना जो इंडिया जितना जीडीपी करता था, चाइना जिनका जीडीपी पर कैपिटा इंडिया जितना था, यानी गरीब कंट्री था, पर ये समय आते आते दोस्तों चाइना हमसे 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी बन गया, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात है। एक हमारे जितनी कंट्री हमसे 5 गुनी ज्यादा, अब उनकी इकोनॉमी हमसे 5 गुनी ज्यादा, यानी उनकी जीडीपी पर कैपिटा हमसे 5 गुनी ज्यादा। वो हमसे ज्यादा कपड़े खरीद पाएंगे, हमसे ज्यादा महंगी गाड़ी ले पाएंगे, हमसे ज्यादा रिच हुए। व्हाई? ड्यू टू दिस जीडीपी। भारत ने भी दोस्तों ये समय पे जीडीपी से डबल ग्रोथ किया, राइट? सो एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में लोगों का ध्यान दोस्तों धीमे धीमे भारत पे आने लगा। फिर क्या, अगेन 2014 में ये क्या, ये तो स्पष्ट बहुमति है भाई, 282 सीट्स 543 में से। तो ये स्पष्ट और बड़ी बहुमति नरेंद्र मोदी जी की सरकार बीजेपी को मिली। और इस समय पे दोस्तों हमने रिफॉर्म पे रिफॉर्म देखे, जिससे 2019 में दोस्तों
282 से कम नहीं बल्कि 303 और ज्यादा स्पष्ट बहुमति दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को मिली। 9 साल हो चुके हैं, अभी भी रनिंग है। 2024 इलेक्शन आ रहा है, तैयार हो जाओ। क्या पिछला रिकॉर्ड भी ब्रेक होने वाला है इस बार? सबके ऊपर, राइट? लेकिन जैसा 1991 का काल था रिफॉर्म का, वैसा ही दोस्तों ये समय था भारत के रिफॉर्म का। और इस समय भारत ने और ज्यादा ऊंचाइयां दोस्तों हासिल। दोस्तों यही वो दौर है 2014 टू 2023, जब निफ्टी 7 से आगे निकल पाया पहली बार। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इसी दौर में। और अब भगवान जाने और कितना दौड़ेगा। पर दोस्तों याद रखिए, जितनी स्पष्ट बहुमति होती है स्ट्रांग लोगों के हाथ में, क्लियर फोकस विजन वाले लोगों के हाथ में, उतना स्ट्रांग आपका देश दोस्तों प्रगति कर, राइट? जीडीपी का हाल देखेंगे दोस्तों। ये आखिरी स्लैब जो है ये 2014 से 2019 के शासन का है। दोस्तों ये समय दुनिया के लिए सबसे कठिन समय था। अब पिछले इतने समय में कहीं भी आप देख नहीं रहे हो कि वर्ल्ड जीडीपी खाली 2% से बढ़ी हो, पर यस इस बार दुनिया खाली 2% से बढ़ी। उसके सामने दोस्तों सबसे अमेजिंग बात जो पहली बार नजर आई कि चाइना पहले की तरह चलो परफॉर्म किया दुनिया से 3 गुना, पर दोस्तों इंडिया ने पहली बार चाइना को बीट किया दोस्तों। तो ये वो दौर है जब भारत ने दुनिया को भी बीट किया, चाइना को भी बीट किया, और हम वापस से पहली बार दोस्तों वर्ल्ड की मेजर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हैं। एज पर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आने वाले कुछ साल भारत के हैं दोस्तों, और भारत ही मेजर इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा दोस्तों। यस हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं अमृत काल। जैसे 1991 में जब हमारी एंट्री हो रही थी दोस्तों, हम 50 साल के होने वाले थे कुछ ही सालों में। किसे पता कि हम 50 साल की सालगिरह इतनी बुरी मनाएंगे कि देश बैंकरप्सी की ओर आ गया था। इस बार दोस्तों देश बड़ा, इस बार 2047 में जब भारत की एंट्री होगी, भारत विश्व का सबसे अव्वल देश हो। एक रोड मैप तैयार हो रहा है विजन 2047, जिसके तहत भारत को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के पिलर्स रखे जा रहे हैं। और ये एस्टिमेट है कि जो आज एवरेज इंडियन की इनकम 1,97,000 है, करीबन 2 लाख, ये दोस्तों 15 लाख हो जाएगी, यानी 7 गुना एवरेज इंडियन की इनकम बढ़ेगी। यस दोस्तों हमारा कंट्री डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुका होगा। सो कांग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी ऑन योर रोड टुवर्ड्स इंडियाज वेल्थ। दिस इज द प्रेडिक्शन ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। फ्रेंड्स यू कैन सी, अगर लीली लाइन ग्रीन लाइन नजर आ रही है तो वो सिर्फ मेरे भारत, राइट? तो अब आपको सोचना है व्हाट इज नेक्स्ट। निफ्टी 25,000, 30,000, 35,000 किधर चलता जाए, ये कौन तय करता है दोस्तों? यस दोस्तों आप तय करते हो, क्योंकि पॉलिटिक्स आपके हाथ में। सो थैंक यू सो मच। गलती से कोई पार्टी को मैंने बुरा भुला बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। सो धन्यवाद एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। भारत माता की जय। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.